नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र खंगार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबको हमारे YouTube चैनल रसायन शाला में। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम अगले वीडियो से सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज वो दिन आ गया है जब हम क्या करने वाले हैं, सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हों तो प्लीज़ देखें उन्हें जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 12th का सिलेबस क्या होता है, और लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि जो बोर्ड एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है। अब हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज सॉलिड स्टेट। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 फर्स्ट, नाम इसका सॉलिड स्टेट। हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट और ठोस अवस्था इसको हिंदी में बोला जाता है। अब देखो दोस्तों, ठोस अवस्था तो ठीक है, ठोस होता क्या है, पदार्थ है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। क्योंकि आप ठोस अवस्था पढ़ोगे, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ, द्रव अवस्था पढ़ा है, गैस अवस्था पढ़ा है, ठोस अवस्था यहाँ पर डिटेल में आपके आ चुका है। तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि पदार्थ क्या होता है। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में पदार्थ क्या होता है और उसकी डिटेल्स क्या होती है, सब कुछ पढ़ी हुई है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि इस यूनिवर्स में, डेट मीन्स ब्रह्मांड में पाई जाने वाली हर वो वस्तु पदार्थ मानी जाती है जिसका कोई ना कोई भार होता है और जो कोई ना कोई स्थान घेरती है। यानी कुछ भार होना चाहिए और उसके द्वारा कोई स्थान घेरा जाना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, आपके पास पदार्थ कहलाती है। अब पदार्थ वैसे तो जनरली हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव व गैस। आपके ये तीनों ही आने वाले हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं केवल ठोस अवस्था के बारे में। एक कन्फ्यूजन और है कुछ बच्चों ने, तो सर जो गैस होती है या वायु होती है वो पदार्थ होती नहीं होती। उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन चलता रहता है कि वो कोई स्थान घेरती है नहीं घेरती, या फिर उसका कोई भार होता है नहीं होता। तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए कि अगर वायु में भार नहीं होता या वायु स्थान नहीं घेरती, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप एक गुब्बारा लो, उसको फुलाओ, मतलब उसके अंदर हवा भरो, एक लिमिट के बाद वो फट जाता है। अगर वायु स्थान नहीं घेर रही हो तो उस गुब्बारे में बहुत सारी हवा आ सकती थी, वो क्यों फटता फिर, समझ रहे हो, वो फट जाता है क्योंकि वायु स्थान घेरती है और आप उसके जितना उसकी इलास्टिसिटी होती है उससे ज़्यादा अगर उसके अंदर वायु भर देते हो तो फिर क्या होने लग जाता है, वो फटने लग जाता है, फट जाता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को, आप घर में सब लोग गैस सिलेंडर यूज़ करते हो, जनरली अभी सब लोग गैस सिलेंडर को यूज़ करने लगे हैं। तो उसमें क्या होता है, गैस सिलेंडर में जब हम यूज़ करते हैं तो आप देखो इतना बड़ा सिलेंडर होता है, अप्रोक्स इतना बड़ा, ठीक है, और उसके ऊपर लिखा होता है 14.2 kg। इसका मतलब उसमें 14.2 किलो गैस भरी होती है। अब आप लोग यूँ मानो अगर कि गैस में भार नहीं होता तो फिर उसमें 14.2 किलो गैस आई कहाँ से, फिर तो उसको तो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोले सर तो सिलेंडर का वेट होता होगा, तो ऐसा करो भाई, खाली सिलेंडर को उठाओ और भरे हुए सिलेंडर को उठाओ, आपको खुद को डिफरेंस पता चल जाएगा कि डिफरेंस कहते किसे हैं। समझ गए दोस्तों, सिलेंडर भरा हुआ हो और खाली हो, दोनों में स्थान में क्या, मतलब भार में क्या होता है, डिफरेंस होता है, इसीलिए वायु का कुछ ना कुछ भार होता है। दूसरी बात स्थान घेरने की, आप इतना बड़ा सिलेंडर लेने की रिक्वायरमेंट कहाँ है, अगर वो स्थान नहीं घेरा, छोटा सा सिलेंडर लेते हो, जो छोटा सा गैस चूल्हा आता है ना, 1 लीटर वाला भी आता है, हम बोलते हैं पेट्रोमैक्स बोलते हैं, उसी के ऊपर बर्नर लगा हुआ होता है वो छोटे सिलेंडर के ऊपर। तो फिर हम क्यों इतना बड़ा सिलेंडर लेंगे, या फिर वो जो होम डिलीवरी वाला लेते हैं सिलेंडर लेकर घर पे, क्यों सिलेंडर को लेकर राउंड 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 करते हैं, हमारे घर तक आते हैं। छोटा सा सिलेंडर लेंगे और हम मार्केट में जाएंगे और बोलेंगे यार ऐसा कर इसमें गैस भर दे, और फिर हम उसमें 1 लीटर का हो तो 1 लीटर क्यों भराएंगे, क्योंकि अभी हमारे दिमाग में क्या कन्फ्यूजन चल रहा है कि स्थान घेरती नहीं घेरती। अपन क्या सोचेंगे यार कि यार जब स्थान घेरती नहीं, छोटा सा ये उठा के आराम से, ऐसा कर 100 किलो गैस भर दे इसके अंदर, 2-4 महीने की जा पड़ेगी, समझ गए। तो ऐसा नहीं करते ना, लेकिन हम लोग बड़ा सिलेंडर लेते हैं और उसमें 14.2 किलो गैस आती है। ज़्यादा भरवा के देख लेना, नहीं आएगी, क्योंकि उसका आयतन कितना है, 14.2 किलो, वो इतना ही स्थान घेर सकती है, मतलब उसके अंदर इतने ही स्थान की वायु आ सकती है उसके आयतन के बराबरी। तो दोस्तों वायु भी क्या होती है, एक पदार्थ होती है। अब जनरली हम पदार्थ की बात करें तो कितने हो गए, 3 प्रकार, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर हम बात करते हैं ठोस की, द्रव की और गैस की। मैं इधर आपके लिए डायग्राम बना देता हूं। ये किसका डायग्राम है दोस्तों, ये
बताओ बच्चों किसका डायग्राम हो सकता है ये, सोचो दिमाग में एक बार। ये डायग्राम है ठोस अवस्था का। अब देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहली बात है समझो, ये जो गोले मैंने बना रखे हैं ये है इसके अवयवी कण। क्या है ये? इसके अवयवी कण। ये इसके अवयवी कण हैं, यानी जिससे मिलकर ये ठोस पदार्थ बना हुआ है वो है ये क्या हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं, ये परमाणु हो सकते हैं, ये आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? अवयवी कण बोला है। दूसरी बात आप देखो कि इसमें ये अवयवी कण पास पास है नहीं है ना? पास पास। अब जब अवयवी कण पास पास होंगे तो इनमें आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा ना। तो किसे बोलेंगे हम ठोस अवस्था? पदार्थ की ऐसी अवस्था। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठोस अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। ठोस अवस्था क्या होगी भाई? पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल उपस्थित होता है। उपस्थित होता है किसे बोलेंगे भाई? पदार्थ की ठोस अवस्था जिसमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल या प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल उपस्थित होता है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। या फिर यूं बोल सकते हैं पदार्थ की व्यवस्था जिसमें अवयवी कण एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाती है? पदार्थ की ठोस अवस्था। अब इस ठोस अवस्था के कुछ अभिलक्षण होते हैं, वो कौन कौन से अभिलक्षण है? नंबर 1 अभिलक्षण की हम बात करें तो वो तो यही है, ठोस अवस्था के गुण जो होते हैं या अभिलक्षण जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो देखें आप। ठोस अवस्था के अभिलक्षणों की बात करेंगे। ठोस अवस्था में कौन कौन से गुण होंगे? गुण नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? प्रबल अंतराणविक, प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल उपस्थित। प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल उपस्थित, यानी अवयवी कणों के मध्य क्या होगा? प्रबल आकर्षण बल पाया जाएगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? अवयवी कण एक दूसरे से समीपस्थ स्थिति पर उपस्थित होंगे, यानी अवयवी कणों के मध्य दूरी क्या होगी? न्यूनतम। ये अवयवी कणों के मध्य दूरी न्यूनतम होगी। अवयवी कणों के मध्य दूरी क्या होगी भाई? न्यूनतम होगी। पहला पॉइंट तो क्या हो गया? अवयवी प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाएगा। दूसरा गुण क्या हो गया? अवयवी कणों के मध्य क्या होगा? न्यूनतम दूरी होगी। नंबर 3, ठोस दृढ़ होते हैं। ठोस दृढ़ होते हैं। नंबर 4, इनका द्रव्यमान, आयतन व आकार निश्चित होता है। क्या होता है भाई? ठोस दृढ़ होते हैं मतलब हार्ड होते हैं, द्रव्यमान फिक्स, आयतन व आकार क्या होता है इसका? फिक्स, यानी निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि मान लो ये सॉलिड है, मैंने इसको हाथ में ले रखा है तो पेन शेप में है और इसको जमीन पर रख दिया तो फैल जाएगा। यानी इसका आकार आयतन निश्चित है, ये पात्र के ऊपर निर्भर नहीं करता है। दूसरी बात, अगला पॉइंट, ठोस असंपीड़ित होते हैं। क्या होते हैं? असंपीड़ित होते हैं। असंपीड़ित का मतलब जानते हो ना क्या होता है? जैसे मान लो ये मार्कर है मेरे पास, अगर मैं इसको पुश करूं यानी दबाऊं और ये दब जाए तो ये क्या होता है? संपीड़न होता है। ये संपीड़न नहीं होता है, कहां होता है? दबा के देखो, आयतन में कमी हो रही है क्या? संपीड़न का वास्तविक मतलब क्या है कि अगर आप दाब लगाओ, अगर आप क्या लगाओ? दाब लगाओ तो पदार्थ का आयतन कम हो जाए तो वो क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। जैसे कि हम
गैस को लेते हैं ना, आप दाब लगाओ ऊपर से तो गैस के कण पास आने लग जाएंगे, पास आएंगे तो क्या होगा, वो द्रव अवस्था की ओर बढ़ने लग जाएंगे, फिर द्रव अवस्था पर दाब लगाओगे तो ठोस अवस्था की ओर बढ़ने, वो उसे बोलते हैं संपीड़न का गुण, यानी अवयवी कणों का पास आना, संपीड़न। लेकिन इसमें तो तुम्हें पता है पहले अवयवी कण क्या होते हैं, एक दूसरे से समीपस्थ स्थिति पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ठोसों का जो घनत्व होता है, ठोसों का घनत्व, ठोसों का घनत्व क्या होता है भाई, ठोसों का घनत्व द्रव व गैस की अपेक्षा अधिक होता है, द्रव व गैस की अपेक्षा अधिक होता है। ठोसों का घनत्व द्रव व गैस की अपेक्षा क्या होगा भाई, अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठोसों में क्या होता है, ठोसों में अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है। ठोसों में क्या होता है, अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है, यानी वो सिर्फ अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको यहां रख दिया और ये पेल कर वहां पहुंच गया, समझ के बात को, ऐसा नहीं होगा, यानी इसमें प्रवाह नहीं होता है, कुछ थोड़ा सा प्रवाह होगा, वो कौन से ठोस में होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी जस्ट आगे आने वाला है। तो इसके अंदर क्या है, ठोसों में अवयवी कणों, ठोसों में अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है, ठोसों में अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है, अर्थात अवयवी कण, अर्थात अवयवी कण केवल माध्य स्थिति, अवयवी कण केवल माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन कर सकता है या कंपन कर सकते हैं, इर्द गिर्द कंपन कर सकते हैं, समझ गए दोस्तों, ठीक है ना। क्या क्या पॉइंट हो गया हमारे पास, प्रबल अंतराणवीय आकर्षण बल, अवयवी कणों के मध्य दूरी न्यूनतम, ठोस दृढ़ होते हैं, द्रव्यमान आकार व आयतन निश्चित होता है, असंपीड़ित होते हैं, इनका घनत्व क्या होता है, द्रव व गैस की अपेक्षा होता है, इनमें अवयवी कणों की स्थिति क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक है, और केवल माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन कर सकते हैं। एक और पॉइंट जो बचा हुआ है मैं आप लोगों को बता दूं, वो क्या है, इसके जस्ट बात बताता हूं मैं आपको, शायद जगह ना हो तो इधर लिख देता हूं मैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि ठोसों में विसरण का गुण नगण्य होता है। ठोसों में विसरण गुण क्या होता है, नगण्य होता है, या फिर मान सकते हो नहीं होता है। ठोसों में विसरण का गुण या तो आप मान सकते हो नहीं होता है या नगण्य। विसरण किसे कहते हैं, मान लो कोई भी पदार्थ है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, मान लो कि आप लोग ने देखा होगा, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या किसी भी धर्म से रिलेटेड जगह हो जहां पर धार्मिक स्थल होता है, वहां पर आप जाओ, अगर वहां पर अगरबत्ती लगाते हैं या आप लोग घर पे अगरबत्ती लगाते हो तो पड़ोसी तक खुशबू जाती रहती है, या फिर आपके घर में कोई अगरबत्ती जलाता है तो आपकी दूसरे रूम तक खुशबू आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी स्मेल ज्यादा होती है और वो वायु के द्वारा आप तक पहुंच जाती है। तो ठोसों में ऐसा नहीं होता कि इसको यहाँ रख दिया और ये यहाँ से इसमें से उड़ता 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 मारकर मेरे घर तक पहुंच गया, समझ गए, या फिर इसका कुछ भाग वहां तक पहुंच गया, इसमें कुछ नहीं होगा, इसकी स्मेल भी बाहर तक नहीं जाएगी, समझ गए बात को। तो उसमें विसरण गुण नहीं होता है। तो ये ठोस अवस्था के क्या थे दोस्तों, गुण थे। परिभाषा मैंने आपको बताई दी क्या होता है, पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिस कारण अवयवी कण एक दूसरे से समीपस्थ स्थिति पर उपस्थित होते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। अब देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को नोट्स लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके इन सभी पॉइंटों को लिख सकते हो, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं आपको नोट्स की PDF अवेलेबल करा दूंगा, बहुत जल्द कोशिश करूंगा, जल्द से जल्द कर दूं आपके लिए। बट अगर आप फिर भी लिखना चाहते हो तो मेरे वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हो, समझ गए दोस्तों। इसके बाद हम बात करने वाले हैं गलनांक की, इसके बाद हम बात करेंगे गलनांक।
गलनांक, इसे बोलते हैं इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। देखो दोस्तों, गलनांक क्या होता है? किसी भी ठोस के लिए गलनांक क्या होता है? किसी भी ठोस के लिए वह ताप जिस पर वह सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पिघलने लगता है। ठीक है, वह ताप जिस पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कोई भी ठोस पिघलना प्रारंभ कर देता है गलनांक कहलाता है। समझ गए बात को? यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है? वह ताप जिस पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलता है। ठीक है, क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलता है क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट से बोलते हैं गलनांक, मतलब गलन प्लस अंक, यानी गलन, मेल्ट का मतलब पिघलना, गलने का मतलब गल रहा है, कोई भी ठोस पिघलने लग जाए, तो उससे हमने इस वर्ड को लिया हुआ है। अब देखो ये गलनांक, अब आप सोचोगे कि सर आपने गलनांक की डेफिनेशन यहाँ पर क्यों बताई? गलनांक की डेफिनेशन यहाँ मतलब क्या आ रहा है, मैं आपको बताऊं क्यों बताई गई है। देखो पढ़ो, एक बार और पढ़ो। वह ताप जिस पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलता है, वह ताप जिस पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलता है। समझ रहे हो कुछ बात? यानी क्या बोल रहा है? सामान्य वायुमंडलीय दाब, यानी जो हमारे इसमें रूम में दाब लगा हुआ है या फिर बाहर वायुमंडल में जो दाब है, ठीक है, जो सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है इसे हम बोल रहे हैं, उस पर अगर कोई ठोस पिघल रहा है तो मतलब रूम टेम्परेचर को क्या है? गलनांक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? के पिघलेगा। अब मान लो ये कोई चीज है, अब ये बाहर वायुमंडलीय दाब क्या है? सामान्य वायुमंडलीय दाब है, वही रूम में दाब है। अब सामान्य दाब वही रूम टेम्परेचर, वही बाहर वाला टेम्परेचर, तो क्या ये चीज पिघली हुई है? क्या ठोस है ना? ठोस दिख रही है आपको। ये जो डस्टर है ये क्या दिख रहा है? सॉलिड है ना? सॉलिड स्टेट है, सॉलिड फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है? क्या ये दोनों सॉलिड में है? इसका मतलब क्या है? नहीं समझी? चलो कोई बात नहीं, बताता हूं। अब आप मानो अगर इसका गलनांक कमरे के ताप के बराबर होता, किसके बराबर होता? कमरे के ताप के बराबर होता या फिर कम होता, तो क्या ये ठोस अवस्था में रह सकता था? नहीं रह सकता था ना, पिघल जाता ना। ऊपर देखो ना, लिखा हुआ है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलता है, यानी वायुमंडलीय दाब तो समान है। अब अगर कोई ऐसा ताप है जिसमें कोई ठोस पिघल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? उसका गलनांक कह रहा है। लेकिन अगर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस नहीं पिघल रहा है, इसका मतलब उसका गलनांक क्या है? उसका गलनांक क्या है? कमरे के ताप से उच्च है। यानी अगर आपको उसको पिघलाना है तो आपको अधिक ताप देना पड़ेगा। समझ गए बात को? नहीं समझे तो मैं बताता हूं। इससे स्पष्ट क्या होता है? स्पष्ट है कि किसी पदार्थ की ठोस अवस्था, वह अवस्था होती है जिसका गलनांक सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से अधिक होता है। कमरे के ताप से अधिक होता है। समझ गए दोस्तों? क्या होगा? किसी पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसका गलनांक सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से अधिक होता है। यानी ये नहीं पिघल रहा है अभी सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, यानी इसका गलनांक क्या है? कमरे के ताप से ज्यादा है। यानी आपको उसको पिघलाना है तो आपको ज्यादा ताप बढ़ाना पड़ेगा, यानी आपको और अधिक ताप इसको देना पड़ेगा। समझ गए बात को? चलो, एक चीज होती कवतनांक।
क्या होती है? क्वथनांक। ये भी क्या होता है? ताप होता है। ठीक है, क्या होता है? वह ताप। देखो जनरली तो हम क्या बोलते हैं? वो ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है उसे हम क्या बोल देते हैं? क्वथनांक बोल देते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्या होगा भाई क्वथनांक? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। आप यहां पर सामान्य वायुमंडलीय दाब लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए बात को? यानी जैसे आप पानी लेते हो, पानी को आप गर्म करते हो तो ऐसा तो ये नहीं गर्म करते हो उबल के बाद आने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा। वो उसको धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा और जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वो उबलने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो वाष्प दाब होता है वो किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के, अब बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब समझ गए दोस्तों, ये ठोस की जो डेफिनेशन है वो गलनांक के बेस पर है। क्वथनांक क्यों बताया वो बताएंगे अभी। ठीक है दोस्तों, अगला जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी पदार्थ की जो अवस्था होती है ना वो 2 पॉइंट पर डिपेंड करती है। 2 फैक्ट मान सकते हो आप, उनके ऊपर डिपेंड करती है। वो कौन कौन से हैं वो हम अभी यहां पर लिखने वाले हैं। किसी भी पदार्थ की अवस्था जो होगी, ये पदार्थ की अवस्था 2 पॉइंट पर डिपेंड करती है। एक तो अंतराण्विक आकर्षण बल, दूसरा जो है वो है ऊष्मीय ऊर्जा। वो क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा। देखो अंतराण्विक आकर्षण बल किसे कहते हैं हम? 2 अवयवी कणों या 2 अणुओं के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल। ठोस के परिप्रेक्ष्य में अपन क्या बोलते हैं कि ठोस जिस अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है उन 2 अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल होगा वो क्या कहलाएगा? अंतराण्विक आकर्षण बल कहलाएगा। अब बात करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं। आप ही मान सकते हो कि किसी भी अणु के पास, परमाणु के पास ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसकी ऊष्मीय ऊर्जा यानी जिसके द्वारा वो गति करता है वो क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा। यानी ताप का मान जितना ज्यादा होगा ऊष्मीय ऊर्जा का मान भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। अब ये अवस्था इसके ऊपर निर्भर कैसे करती है मैं आपको बताऊं। पहले मैं फोटोग्राफ बनाता हूं आपके लिए। ये देखें कि जैसे ये हमारा पहला फोटो हम बनाने वाले हैं ठोस अवस्था का। किसका बनाने वाले हैं दोस्तों? ठोस अवस्था का हम फोटो बनाने वाले हैं। यहां पर ये ठोस अवस्था का हमने क्या बना दिया? फोटो। ये क्या है? हमारी सॉलिड स्टेट। उसके बाद हम बनाएंगे लिक्विड स्टेट का हम फोटो बनाने वाले हैं। इसके बाद हम फोटो बनाने वाले हैं गैस स्टेट का। हो सकता है दोस्तों आपको कैमरे में दिख नहीं रहा हो तो ढंग से देख लेना। मैं ब्लैक डॉट्स लगा रखे हैं, केवल ओनली ब्लैक डॉट्स को मैं यूज कर रहा हूं यहां पर और इनको दिखा रहा हूं बस। इसका मतलब क्या है? डॉट की फॉर्म में दिखा रखे हैं, मतलब बहुत दूर दूर हैं। ये गैस स्टेट है। अब देखो ये दोनों चीजें कैसे इफेक्ट करेगी इसको। देखो ये ठोस है, ये और ये भी अणु है, ये भी अणु है। तो इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल होगा वो क्या कहलाएगा? अंतराण्विक आकर्षण बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो अंतराण्विक आकर्षण बल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर इन 2 अवयवी कणों के मध्य या 2 अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान ज्यादा है, किसका मान ज्यादा है? आकर्षण बल का, तो ये दोनों पास पास रहेंगे नहीं रहेंगे? दोनों पास पास रहने चाहिए ना। ठीक है, लेकिन इधर देखो आप, अगर आकर्षण बल का मान थोड़ा सा आपने कम कर दिया तो अवयवी कण एक दूसरे से दूर हटने लग जाते हैं और दूर हटेंगे तो किस कंडीशन में आ जाएंगे? इस कंडीशन में देखो गैप बढ़ गया ना। अब अगर आपने क्या करा,
आकर्षण बल को और कम कर दिया तो अवयवी कण एक दूसरे बहुत दूरी पर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बहुत दूरी पर। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए हमने इतने पास बनाए, और दूर दूर इनको क्या होता है? बनाना होता है। समझ गए बात को? तो अगर आकर्षण बल ज्यादा है यानी अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा है तो अणु पास पास होंगे। कहाँ होंगे? पास पास होंगे। और आकर्षण बल कम होगा तो ये सॉलिड लिक्विड में, और कम होगा तो गैस में पहुंच जाएगा। समझ गए दोस्तों? लेकिन अगर अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा है तो पास पास रहेंगे, यानी दिख रहा है दोनों पास, अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा, दोनों दूर, अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा इसमें? कम। और उधर चले जाओ और कम हो जाएगा। अब बात करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा की। देखो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अंतराण्विक आकर्षण बल तो ठीक है, लेकिन ऊष्मीय ऊर्जा, ये जो अवयवी कण पास पास है ना, इसका मतलब क्या है? इन अवयवी कणों की ऊष्मीय ऊर्जा कम है, या इस पदार्थ की ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? कम। ऊष्मीय ऊर्जा कम है, यानी इसका मतलब क्या है? इनके पास ऊष्मा की मात्रा, ताप के मान क्या है? कम है, यानी इनकी गतिज ऊर्जा कम है, गति नहीं कर पा रहे हैं अवयवी कण, इसीलिए क्या है? पास पास है, इसीलिए यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा गर्म करो, आप क्या करो? थोड़ा सा गर्म, आप ऐसा करो, एक पात्र ले लो, पात्र में क्या कर दो? आप सॉलिड ले लो कोई सा, उसको थोड़ा सा गर्म करो। क्या करो? उसको थोड़ा सा गर्म करो। जैसे आप उसको गर्म करते हो तो क्या हो जाएगा गर्म करने के बाद? कि ये जो अवयवी कण है इनका ताप बढ़ जाएगा। आप जैसे गर्म करोगे तो वो ताप बढ़ाने पर ये अवयवी कण क्या करेंगे? उसमें ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे, उसमें ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे, बोले तो गति कर सकते हैं, गति जो बढ़ जाएगी उनकी, ये उसमें ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे और गति करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? गति करने। और यहां से कहां पहुंच जाएंगे? यहां पर पहुंच जाएंगे, यानी दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है? जैसे दोस्तों आप कभी घर पे देखना, एक पात्र लो, आप कोई सा पात्र ले सको, घर में आपके जो अवेलेबल है उसमें पानी चढ़ाओ और उसको गर्म करो, तो देखना धीरे धीरे उस पानी को देखते रहो कि नीचे से कोई पानी का छोटा सा बबल या पानी का जो कण होता है वो नीचे से उठता, वो ऊपर आता है। समझ रहे हो दोस्तों? वो क्यों आता है? कि नीचे ताप का मान ज्यादा है और वो ताप ग्रहण करता है, उसमें ऊर्जा ग्रहण करे कहां पहुंच जाता है? ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है? तो ऐसे धीरे धीरे वो सारे कणों की जो है उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी, तब क्या होगा? वो सतह को छोड़ने के लायक होने लग जाएंगे। अब यहां से उसमें ऊर्जा बढ़ाई, अब ये कण दूर हटे, दूर हटने पर कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए। और ज्यादा बढ़ाओगे तो यहां पहुंच जाएंगे। अब अगर आप चाहते हो कि हम नहीं, हम तो इधर से इधर चलेंगे वापस, हमको क्या करना है? इस बार वापस इधर से उधर चलना है। तो इन अवयवी कणों के मध्य दूरी क्या है? ज्यादा। गैस में अवयवी कणों के मध्य दूरी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका मतलब उसमें ऊर्जा का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। उसमें ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो अवयवी कण दूर, उसमें ऊर्जा का मान कम तो अवयवी कण पास, पास तो आकर्षण बल ज्यादा। अब इसमें अवयवी कण क्या है? अत्यधिक दूरी पर, उसमें ऊर्जा का मान ज्यादा। अब आप चाहते हो उसको द्रव में परिवर्तित कर दें तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम आपको उसमें ऊर्जा को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसमें ऊर्जा को कम करना पड़ेगा ताकि इनका ताप क्या हो जाए? कम हो जाए, और आप इसको दाब बढ़ाकर कहाँ ला सके? पास ला सके अवयवी कणों को। जैसे आप दाब बढ़ाओगे वो कहाँ चला जाएगा? इसके अंदर। उसमें ऊर्जा का मान और कम कर दो तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? सॉलिड के अंदर पहुंच जाएगा। तो समझ गए दोस्तों? किसी भी पदार्थ की जो अवस्था होती है दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो अंतराण्विक आकर्षण बल पर, और एक किस पर डिपेंड करती है? उसमें ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों? अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस, इनके बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइंस, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है दोस्तों? अब हम इसमें भी सबसे पहले बात करेंगे किसकी? क्रिस्टलीय ठोस की। किसकी बात करेंगे? क्रिस्टलीय ठोस की। क्रिस्टलीय ठोस। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था का निश्चित क्रम होता है, अर्थात जिनकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है, वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होती है, लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ परासारी व्यवस्था बोलते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक का मान क्या होता है? निश्चित होता है, और गलनांक क्वथनांक का मान निश्चित होने के कारण इनको क्या बोला जाता है? वास्तविक ठोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्हें वास्तविक ठोस बोला जाता है। सभी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। कौन से होते हैं? विषमदेशिक।
समदेशिकता विषमदेशिकता क्या होती है हम इस टॉपिक के बाद पढ़ने वाले हैं, लेकिन एट प्रेजेंट में आपको क्या बताने वाला हूं, क्या क्या बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था, ज्यामिति निश्चित, दीर्घ परासारी व्यवस्था, वास्तविक ठोस, विषमदेशिक, इनके शीतलन वक्र क्या होते हैं, असतत होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से, शक्कर ले लो आप, नमक ले लो आप, समझ गए, ये क्या है इसके एग्जाम्पल है। हीरा ले लो आप, क्वार्ट्ज ले लो आप, ठीक है दोस्तों, ये क्या है इसके एग्जाम्पल है। तो हम पढ़ेंगे भाई क्या है क्रिस्टलेटोस। क्रिस्टलेटोस में कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास। पॉइंट नंबर 1 की बात करें क्रिस्टलेटोसों में, पॉइंट नंबर 1 क्या होता है, अवयवी कणों या फिर अवयवी कण निश्चित क्रम में उपस्थित, निश्चित क्रम में उपस्थित, अर्थात क्या होगा, अर्थात अवयवी कणों की, अर्थात अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था, ठीक है। क्या होगा, अवयवी कण निश्चित क्रम में उपस्थित में बोले तो ज्यामिति क्या होगी, निश्चित होगी, अर्थात अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई, ये जो व्यवस्था होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है, इनको क्या बोलते हैं, दीर्घ परासारी, दीर्घ परासारी ठोस बोलते हैं इन्हें। इनके गलनांक कवतनांक क्या होते हैं, निश्चित, गलनांक व कवतनांक, गलनांक व कवतनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसी कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, वास्तविक ठोस। इनके गलनांक कवतनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, इस कारण हम इन्हें क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस बोलते हैं। इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं, शीतलन वक्र असतत होते हैं, यानी शीतलन वक्र वो कैसा होगा, जिगजैग स्टाइल वाला होगा, असतत वाला होगा। यानी ताप और समय के मध्य ग्राफ खींचो अगर आप इसके लिए, ये ताप और समय के मध्य ग्राफ खींचे आप तो किस तरह ग्राफ होगा, समझिए दोस्तों, इस तरह का ग्राफ होगा ताप और समय के मध्य। ये क्या होगा, इसका शीतलन वक्र जो क्या होगा, असतत होगा। दूसरी बात इसमें क्या होगा, अवयवी कणों, क्या होगा भाई, अवयवी कणों की व्यवस्था का एक निश्चित पैटर्न होता है जो एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराया जाता है। क्या होता है, अवयवी कणों, अवयवी कणों की व्यवस्था का निश्चित पैटर्न होता है, निश्चित पैटर्न होता है जो एक निश्चित अंतराल, जो एक निश्चित अंतराल के पश्चात दोहराया जाता है। समझिए दोस्तों, अवयवी कणों की व्यवस्था है, क्या होगा, एक निश्चित पैटर्न होगा, मतलब फिक्स पैटर्न होगा, इसी पैटर्न पर चल रहे हैं वो, ठीक है। तो फिर वही क्या होगा, बार बार दोहराया जाएगा और निश्चित अंतर के बाद क्या होगा, इसका रिपीटेशन होगा। बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल अगर आप लो तो एग्जांपल नंबर 1 नमक NaCl, एग्जांपल नंबर 2 शक्कर बोले तो सुक्रोज, एग्जांपल नंबर 3 हीरा, एग्जांपल नंबर 4 क्वार्ट्ज। समझिए दोस्तों, ये सभी क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल है। अगर आप नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, देखो दोस्तों, क्रिस्टलीय में मैंने आप लोगों को भी बताया अवयवी कणों की व्यवस्था का निश्चित क्रम होता है, यानी अक्रिस्टलीय में क्या होगा, उससे उल्टा, यानी अवयवी कणों, अवयवी कणों की व्यवस्था
का कोई निश्चित क्रम नहीं, कोई निश्चित क्रम नहीं। अवयवी कणों की व्यवस्था का कोई भी निश्चित क्रम में नहीं होगा, और इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो कुछ समय के लिए होती है, इसलिए बोलते हैं लघु परासारी, लघु परासारी व्यवस्था। इस प्रकार व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? लघु परासारी व्यवस्था। इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं, ये गलनांक क्वथनांक, गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं। क्या होते हैं? गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, कि इनमें जो है, इनके जो गलनांक क्वथनांक तो निश्चित होते नहीं है, इनमें द्रवों के समान, द्रवों के समान प्रवाह पाया जाता है। क्या क्या पॉइंट हो गया दोस्तों? सबसे पहली बात तो अवयवी कणों की व्यवस्था कोई निश्चित क्रम नहीं होगा, लघु परासारी व्यवस्था होगी, गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं होंगे। इन द्रवों, इनमें क्या होगा? द्रवों के समान प्रवाह पाया जाएगा, परंतु प्रवाह अति मंद होगा, अति मंद, बहुत ज्यादा मंद, परंतु प्रवाह अत्यधिक मंद होता है, यानी बहुत कम स्पीड से प्रवाह होता है। हमने ऊपर पढ़ रहे हैं ठोस, अब अगर द्रव की तरह थोड़ी है कि इसको यहां रख दिया अभी हाल मैंने और रखने के बाद पिघलने लग जाए, ऐसा नहीं है। देखो अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल है इसका सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, जो है कांच। क्या एग्जाम्पल है? कांच। अब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कांच को हाथ में ले लूं पिघल जाए वो, या खिड़की में लगा दें, दरवाजों में लग जाते हैं कांच तो क्या पिघलने लग जाए? ऐसे होता तो खिड़कियों में कांच लगे होते हैं, वो पिघल के नीचे आ जाएगा, या फिर पिघल के एक दिन में खत्म, हाथों हाथ खत्म हो जाएगा। तो प्रवाह तो होता है, लेकिन बहुत मंद गति से होता है। क्या होता है? बहुत मंद गति से। और इसमें प्रवाह होने के कारण ही, या जो ये मंद गति से प्रवाह होगा, यानी कण थोड़ी सी गति कर सकते हैं, ठीक है, या मंद गति कर सकते हैं, इसी कारण इन्हें आभासी ठोस, आभासी ठोस या क्या बोलते हैं? आभासी ठोस, या क्या बोलते हैं? अतिशीतित द्रव बोलते हैं। हो गया बेटा? अवयवी कणों की व्यवस्था कोई निश्चित क्रम नहीं है, लघु परासारी व्यवस्था है, गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं है, इनमें द्रवों के समान प्रवाह पाया जाएगा, परंतु प्रवाह क्या होगा? अति मंद गति, इसलिए क्या बोलेंगे? आभासी ठोस और अतिशीतित द्रव। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होता है? देखें, क्या कारण है कि पुरानी खिड़कियों और दरवाजों में लगे हुए कांच ऊपर से पतले और नीचे से मोटे होते हैं? ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन होगा? क्या कारण है कि पुराने जो खिड़की दरवाजे होते हैं उनमें लगे हुए जो कांच होते हैं ऊपर से पतले और नीचे से क्या होते हैं? मोटे होते हैं। समझ गए बात को? यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको कि अगर आपका घर पुराना है, और पुराना नहीं तो किसी पुरानी फैक्ट्री में या फिर पुरानी बिल्डिंग में आप जाओ, 150 साल पुरानी बिल्डिंग हो, उसके अंदर वहां जाओ, नहीं खिड़की को देखो, ऑब्जर्व करो। दूर से हो सकता है आपको नहीं दिखे, लेकिन जब आप उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे या उसका मेजरमेंट लेने की कोशिश करोगे तब आपको पता चलेगा कांच ऊपर से पतला और नीचे से मोटा है। समझ गया? ये खिड़की है, खिड़की में ग्लास लगा दिया, स्टार्टिंग में ग्लास लगाया, ऊपर से भी सेम मोटा, नीचे से भी सेम मोटा होगा, लेकिन क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस है, मंद प्रवाह होगा, तो उसमें क्या होगा? ऊपर से नीचे। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको आज खिड़की में लगा दिया और देख रहे हो बैठ कर, नहीं कि यार ये कब जाकर नीचे आएगा, कब नीचे आएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन लगा दो, कुछ पता नहीं चलेंगे आपको। आपको पता कब चलेगा? जब उसको बहुत सारा समय हो जाएगा, धीरे धीरे वो गति करता हुआ कहाँ चला जाएगा? नीचे। अब जब इसके अवयवी कण गति करके नीचे जाएंगे तो ऊपर से पतला, नीचे से क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। समझ गए बात को? तो इसी कारण से क्या बोलते हैं? आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव हम क्या बोलते हैं? कांच इसका सुपरहिट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो रबर, पीवीसी, प्लास्टिक, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप क्या कर सकते हो? आप लिख सकते हो। ये सब इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल। और एक बात और, जब इनको गर्म किया जाता है, ये गर्म करने पर ताप की निश्चित परास
ताप की निश्चित परास पर यह नर्म पड़ जाते हैं। क्या होगा भाई? गर्म करने पर ताप की निश्चित परास पर क्या हो जाएंगे? ये नर्म पड़ जाएंगे और अंत में क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। अंत में पिघल जाते हैं। समझ गए दोस्तों क्या क्या बात हो गई? अवयवी कणों की व्यवस्था कोई निश्चित क्रम नहीं होगा, लघु पर आसारी व्यवस्था होगी, गलनांक वतनांक निश्चित होंगे, द्रव के समान प्रवाह होगा परंतु अति मंद गति से होगा, आभासी ठोस कहलाएंगे, अतिशीत द्रव बोलेंगे, गर्म करने पर ताप की निश्चित परास पर क्या होने लग जाएंगे? नर्म पड़ने लग जाएंगे और अंत में क्या हो जाएंगे? ये पिघल जाएंगे। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इनका जो शीतलन वक्र होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बचा हुआ है, शीतलन वक्र। शीतलन वक्र क्या होंगे भाई? सतत। शीतलन वक्र क्या होगा? सतत होगा। यानी क्या होगा? ताप और समय के मध्य ग्राफ खींचोगे तो किस प्रकार का ग्राफ आएगा? इस प्रकार का ग्राफ आएगा। ये ताप और ये समय, इन दोनों के मध्य आपने ग्राफ खींचा तो ग्राफ आपको क्या मिलने वाला है? इस प्रकार का मिलने वाला है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो मुझे बता दो। ठीक है ना? कमेंट करें आप। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को सब शेयर करें ताकि ये सब बच्चों तक पहुंच सके जो पढ़ने के इच्छुक हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। अभी लॉकडाउन की स्थिति में आप लोगों को पता ही है एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुले हुए नहीं है, तो पहुंचाएं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो और ऑल पर क्लिक कर दो ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको तुरंत देख सकें। समझ गए दोस्तों? अब हम एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं आज, वो है समदेशिकता विषमदेशिकता। समदेशिकता विषमदेशिकता। मैं अभी लिखता हूं बोर्ड पे आपके लिए। हम पहले विषमदेशिकता की बात कर सकते हैं। ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं विषमदेशिकता। इसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी विषमदेशिकता। देखो क्या होता है विषमदेशिकता? जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं ना उनका गुण होता है। अक्रिस्टलीय तो क्या होते हैं? समदेशिक होते हैं। ये क्या होते हैं? विषमदेशिक होते हैं। कौन से? क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ भौतिक गुण जैसे क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ भौतिक गुण जैसे विद्युत चालकता, ऊष्मीय चालकता, अपवर्तनांक आदि का मान अलग अलग दिशा में क्या हो? अलग अलग हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विषमदेशिकता। क्योंकि अलग अलग दिशा में अलग अलग होने का मतलब विषमदेशिकता। विषम अलग अलग, देशिकता दिशा में। अब मैं आपके लिए इसका एक फोटो बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लेना ये एक विषमदेशिक, मतलब ये क्रिस्टलीय ठोस का मैं आपके लिए फोटो बना रहा हूं। किसका फोटो बना रहा हूं? क्रिस्टलीय ठोस का फोटो बना रहा हूं। ये फोटो बन गया। देखो हमने बता ही दिया था क्रिस्टलीय अवयवी कणों की व्यवस्था का निश्चित क्रम होता है। नेक्स्ट जो है रो में उसमें क्रॉस लगा रहा हूं। आप चाहे तो गोला भी बना सकते हैं, पर डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इन दोनों चीजों को अलग अलग बना रहा हूं। ब्लू कलर का क्रॉस लगा रखा है, आप ब्लू कलर का गोला बना सकते हैं। अब देखो दोस्तों क्या बोला था मैंने? अवयवी कणों की व्यवस्था का निश्चित पैटर्न होता है और निश्चित अंतराल के पश्चात क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। तो क्या होगा? ये है, अब ये आ गया, इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति होगी तो ये वापस से हमारे पास क्या हो गया? गोले वाली लाइन आ गई। और इसके बाद कौन सी लाइन आएगी दोस्तों? फिर क्रॉस वाली लाइन आ जाएगी। समझ गए दोस्तों? तो ये इसके बाद मैं क्या बना दूं आपके लिए? क्रॉस वाली लाइन वापस से बना देता हूं। ये मैंने बना दिया क्रॉस, ये क्रॉस, क्रॉस और ये क्रॉस। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? वापस ये यहाँ पर रिपीट होगी, यहाँ पर रिपीट होगी, यानी वापस कौन सी रिपीट होने वाली है? ये गोले वाली हमारे पास क्या होने वाली है? रिपीट। ये हमने इसको रिपीट कर दिया वापस से। निश्चित अंतराल पर पुनरावृत्ति बताई थी ना बेटा, तो वो पुनरावृत्ति यहाँ पर क्या हो रही है आपके लिए। ये निश्चित अंतराल पर पुनरावृत्ति चल रही है। इसके बाद क्या होगा? फिर वापस से किसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी? इसकी क्रॉस की पुनरावृत्ति हो जाएगी। ये क्रॉस हमने क्या कर दिया? यहाँ पर लगा दिया। फिर किसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी? यहाँ पर वापस से गोले की पुनरावृत्ति हो जाएगी।
ये हमने क्या बना दिया, गोला बना दिया, ये गोला बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये क्रिस्टलीय ठोस है और इसमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमने डायग्राम बनाया। अब हम इस डायग्राम में क्या करेंगे, एक प्रकाश पुंज को प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, प्रकाश पुंज को प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रकाश पुंज को इस दिशा में, कौन सी दिशा में, ए बी दिशा में, ये ए और ये बी, और दूसरे प्रकाश पुंज को पी क्यू दिशा में, दूसरे प्रकाश पुंज को ये पी क्यू दिशा में, दो प्रकाश पुंज हमने इस क्रिस्टलीय ठोस में अंदर प्रवेश कराए हैं या डाले हैं इसके ऊपर, एक तो ए बी दिशा में और एक पी क्यू दिशा में। अब दोस्तों आप ऑब्जर्व करो, इस बात को देखो कि जो ए बी वाला प्रकाश पुंज है उसकी एक साइड क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यानी सभी के सभी क्या है, क्रॉस है, और इस साइड आ जाओ तो गोला गोला, यानी इसमें हो क्या रहा है कि एक साइड तो सभी क्रॉस है, एक साइड सभी गोले। अब अगर देखो यही व्यवस्था अगर हम तीन इधर छोड़े और यही व्यवस्था मिलती तो वो समदेशिकता हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं भी हमने ऑब्जर्व नहीं किया, हम पी क्यू दिशा में चलते हैं। यहाँ पर हमने तीन छोड़ा था पी क्यू वाला, तो देखो इस साइड ये बात करते हैं, ये गोला क्रॉस गोला क्रॉस गोला, इधर आ जाओ क्रॉस गोला क्रॉस गोला क्रॉस, यानी पी क्यू दिशा में जो प्रकाश पुंज के दोनों साइड गोला और क्रॉस एकांतर क्रम में व्यवस्थित है, जबकि पी क्यू ए बी दिशा में क्या था, एक साइड सारे क्रॉस एक साइड सारे गोले थे। यानी हमने प्रकाश पुंज की केवल दिशा चेंज करी है, दिशा चेंज करने पर क्या होगा, ये देखो व्यवस्था अलग अलग होगी ना, तो इस कारण के भौतिक गुण भी क्या होंगे, अलग अलग। यानी विषम देशिकता किसे बोलेंगे हम, विषम देशिकता किसे बोलेंगे, भौतिक गुण जैसे वैद्युत चालकता, भौतिक गुण जैसे वैद्युत चालकता, उष्मीय चालकता, अपवर्तनांक आदि का अलग अलग दिशा में या भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न होना, समझ गए, अलग अलग दिशा में भौतिक गुणों का अलग अलग होना क्या कहलाएगा, विषम देशिकता कहलाएगा। समझ गए दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसकी समदेशिकता की। किसकी बात करेंगे, समदेशिकता की। समदेशिकता, सेकंड पॉइंट क्या होगा, समदेशिकता। ये किसका गुण है भाई, क्रिस्टलीय ठोसों का। ठीक है, किसका गुण है विषम देशिकता, क्रिस्टलीय ठोसों का। समदेशिकता किसका गुण है, अक्रिस्टलीय ठोसों का, अक्रिस्टलीय ठोसों का। समझ गए दोस्तों। समदेशिकता किसमें पाया जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोसों में। यानी क्या होगा भाई, अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण जैसे वही उष्मीय चालकता, वैद्युत चालकता, अपवर्तनांक आदि का मान सभी दिशाओं में अगर समान हो तो वो क्या कहलाएगा, समदेशिकता कहलाएगा। समझ गए बात को। क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण, भौतिक गुणों जैसे क्या होगा, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता, उष्मीय चालकता, अपवर्तनांक आदि का भिन्न भिन्न दिशाओं में समान होना। यानी ये जो भौतिक गुण है, वैद्युत चालकता, उष्मीय चालकता, अपवर्तनांक आदि का मान सभी दिशाओं में क्या हो, समान हो। क्या हो, समान। भिन्न भिन्न दिशाओं की जगह तुम क्या लिख सकते हो, सभी दिशाओं में क्या हो, समान। तो फिर वो क्या कहलाएगा, समदेशिकता कहलाएगा। अक्रिस्टलीय ठोसों का क्या है ये गुण। ठीक है दोस्तों, समझ गए बात। हमने आज क्या क्या पढ़ा,
पहले तो पढ़ा पदार्थ क्या होता है, फिर बताया कि पदार्थ जनरली 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। फिर बताया मैंने आप लोगों को ठोस के अभिलक्षण क्या होते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जो ठोस, द्रव या गैस कोई भी पदार्थ की अवस्था होती है उसके होने का कारण क्या है, वो क्यों उस अवस्था में पाई जाती है। 2 चीजें बताई थी, अंतराण्विक आकर्षण बल और ऊष्मीय ऊर्जा। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया क्रिस्टलीय वर, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में मैंने आपको बता दिया, आवेग कणों की ज्यामिति निश्चित होती है, वास्तविक ठोस कहलाते हैं, दीर्घ परासारी होते हैं। फिर क्या बताया, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, आवेग कणों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, लघु परासारी होते हैं और प्रवाह पाया जाता है। ठीक है, उन्हें इसलिए हम क्या बोलते हैं, आभासी ठोस बोलते हैं, अतिशीतित द्रव बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ाया आपको समदेशिकता और विषमदेशिकता। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।